जो व्यक्ति अपने आप को दलितों का नेता बताता हुआ बिल्कुल दलित विरोधी है। उसका चाल, चरित्र, चेहरा, रवैया, आचरण सब दलित विरोधी है। दलित सेना की 1983 में ही 1983 में ही रामविलास पासवान जी के द्वारा स्थापना किया गया था। तो एक बड़ा ताकत है दलित सेना। सबसे कम उम्र में 1977 में पशुपति पारस जी वहां से विधायक हुए थे। पासवान वोट आज भी किसी के साथ है। रामविलास पासवान की विचारधारा, रामविलास पासवान की नीति, रामविलास पासवान की दर्शन, रामविलास पासवान के असूल का कोई वाहक है, सच्चा वाहक है तो वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान का भरोसा दिलाया था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को उचित सम्मान दिया जाएगा, तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। वह व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। चिराग पासवान, और वह व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। चिराग पासवान की मंशा जो है हम लोग पूरी तरह से समझते हैं। जो अपने चाचा का नहीं हुआ, खास चाचा का नहीं हुआ, वो आदरणीय मांझी जी का क्या होगा और दूसरे दलित नेता का क्या होगा। बिहार की राजनीति में दो बातों की चर्चा हो रही है। एक तो एनडीए 4 की 4 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल कर ली। दूसरा पशुपति कुमार पारस को लेकर सवाल है कि पशुपति कुमार पारस क्या करेंगे, क्योंकि जो माहौल बना है पार्टी के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है कि पारस जी अब बड़ा फैसला लेंगे। संभवतः एनडीए से बाहर भी वो निकलने का ऐलान 28 तारीख को कर सकते हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय लोजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी है। 28 तारीख को फैसला संभवतः होना, ऐसी चर्चा है। उपचुनाव के परिणाम आए गए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है, तो पारस जी की बात को भाजपा मानेगी लगता है। आप लोगों को उपचुनाव में बुलाया भी नहीं गया प्रचार करने के लिए। देखिए, अभी तो 28 नवंबर को हमारे पार्टी के लिए बड़ा दिन है। आज से 24 साल पहले हमारे दल के संस्थापक, जन जन के नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी। तो परसों लोक जनशक्ति पार्टी 24 वर्ष की हो जाएगी और 25वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी। और उस दिन हमारे दल के नेता, हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा जो रामविलास पासवान जी का, पारस बाबू का, उनके सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान जी का पैतृक गांव है खगड़िया में सहरबन्नी, जहां से पारस बाबू और श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की दोनों की संसदीय जीवन की शुरुआत हुई थी। 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से रामविलास पासवान जी वहीं से विधायक हुए थे। उसके बाद पहली बार सबसे कम उम्र में 1977 में पशुपति पारस जी वहां से विधायक हुए थे। दोनों आदमी वहां से विधायक हुए थे। उसके बाद दोनों आदमी हाजीपुर से सांसद भी हुए। तो वो तो जन्म स्थली है, जन्मभूमि है, हम लोग के लिए देवभूमि। तो उस दिन श्रद्धेय रामविलास पासवान जी और रामचंद्र पासवान जी के मूर्ति का, प्रतिमा का भी अनावरण पारस बाबू के द्वारा किया जाएगा, जिसमें देश भर के पार्टी एवं दलित सेना के नेता एवं कार्यकर्ता सहरबन्नी पहुंचेंगे। बहुत धूमधाम से, अभूतपूर्व तरीके से, ऐतिहासिक तरीके से उस दिन पार्टी का स्थापना दिवस और प्रतिमा का जो दोनों नेताओं का अनावरण है वो कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें सारे लोगों का वहां पहुंचना शुरू भी हो गया है। हमारे दल के नेता और हमारे पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सूरजभान सिंह जी और पूर्व सांसद चंदन सिंह जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी, और विधान पार्षद हमारे दल के विधायक हैं भूषण कुमार जी, और भी जितने पूर्व विधायक हैं, चाहे सुनीता शर्मा जी हैं पूर्व विधायक हैं, अनिल चौधरी जी हैं पूर्व विधायक हैं, और भी जितने पूर्व सांसद हैं, सारे लोग उस दिन पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। एक सवाल ये भी था कि मोह अब पूरी तरीके से भांग हो चुका है, फैसला लेंगे 28 तारीख को, मान लिया जाए। देखिए, फैसला तो लेना ही चाहिए। जो 2024 में लोकसभा चुनाव में गलती हुई, हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा,
हमारी पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा और ये बहुत बड़ी हम लोगों से या कहिए हमारे नेता से, हमारे नेता को भारतीय जनता पार्टी ने कॉन्फिडेंस में लिया और हमारे नेता केंद्रीय जब हमको 5 सीट एनडीए में, एक भी सीट हमारे 5 सांसद थे और एक भी सीट हमको एनडीए के द्वारा नहीं दिया गया और हमारी पूरी तरह से अनदेखी की गई, हमको पूरी तरह से एनडीए में आइसोलेट कर दिया गया। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश और गुस्सा था बिरजू जी, और दिल्ली में पारस बाबू ने ऐसे में मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई औचित्य नहीं समझा और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और पटना है, और उन्होंने ऐलान भी किया और पटना रहे। काफी गहमा गहमी थी, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और आप लोगों की भी नजर पारस बाबू के फैसले पे थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने पारस बाबू को विश्वास में लिया और वापस दिल्ली बुलाया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, और पारस बाबू को यह विश्वास दिलाया कि आगे आपका सम्मान रखा जाएगा। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार बनानी है, तो पारस बाबू ने भी कहा देश हित में, बिहार हित में हम लोग ठीक है कुर्बानी देते हैं। कुर्बानी हम लोगों ने दिया भी, हम लोग की बलि ली गई और हम लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास दिलाया था और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, वैसा लोकसभा चुनाव के बाद अभी लोकसभा चुनाव हुए 4-5 महीने हो गए, लेकिन 5-6 महीने हो गए, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान का भरोसा दिलाया था कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को उचित सम्मान दिया जाएगा, तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। एनडीए की लगातार बिहार में बैठक हो रही है, किसी भी बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी शामिल नहीं, आमंत्रित नहीं किया जाता। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी 1 महीना पहले उनके आवास पे एक बड़ी बैठक हुई थी एनडीए की, उसमें भी हम लोग को आमंत्रित नहीं किया गया। कल भी एनडीए के द्वारा एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें एनडीए के 5 घटक दल के सारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता मौजूद थे, लेकिन हमको आमंत्रित नहीं किया। चुनाव में भी आप लोगों को पूछा नहीं गया और उपचुनाव में भी हमको आमंत्रित नहीं किया गया, और उपचुनाव में कहीं भी एनडीए को खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि कहीं भी पासवान वोट ट्रांसफर एनडीए को नहीं हुआ तारा। और आज तक 2020 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद बिरजू जी 4 साल में बिहार में 7 बार विधानसभा के उपचुनाव हो चुके हैं। 2020 के बाद तारापुर और कुशेश्वर स्थान में चुनाव हुए थे, जदयू का दोनों जगह उम्मीदवार था और दोनों जगह पारस बाबू गए थे, दोनों जगह पारस बाबू की जनसभाएं हुई थी एनडीए के नेताओं के साथ, और भारी जीत हुई थी एनडीए के कुशेश्वर में और तारापुर में। चिराग पासवान जिसकी नाम लेते हैं आजकल आप लोग, एनडीए में है, बोलता है अपने आप को, उसने दोनों जगह एनडीए के खिलाफ उम्मीदवार दिया था, अपनी पार्टी का जमानत जब्त दोनों जगह हो गई थी। तो निश्चित रूप से पारस बाबू की जो ताकत है, हमारी पार्टी की जो ताकत है, हमारा दलित सेना जो पार्टी का बड़ा औजार है, बड़ा हथियार है, और दलित सेना बड़ा फोर्स है पार्टी का। दलित सेना की 1983 में ही 1983 में ही रामविलास पासवान जी के द्वारा स्थापना किया गया था, तो एक बड़ा ताकत है दलित सेना। तो निश्चित रूप से हम लोग 2025 के विधानसभा में पूरे दमखम से के साथ चुनाव लड़ेंगे और 243 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है। अंतिम सवाल लेते हैं आपसे, आपने कहा उपचुनाव में पासवानों का वोट नहीं मिला। पूर्व सांसद आनंद मोहन जी जेडीयू सांसद के पति हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि चिराग पासवान अगर पासवानों का नेता है तो फिर पासवानों का वोट उपचुनाव में क्यों नहीं मिला। इमामगंज में प्रशांत किशोर की पार्टी को जितिन पासवान को क्यों मिल गया। लगता है कि एनडीए के अंदर चिराग खेला कर रहे हैं। जिस व्यक्ति की बात आदरणीय आनंद मोहन जी कर रहे हैं, आदरणीय आनंद मोहन जी बिहार के बड़े नेता हैं और आदरणीय आनंद मोहन जी 74 जो का आंदोलन था 1974 में, इमरजेंसी लगी थी देश में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो छात्रों का आंदोलन हुआ था और संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था, उसमें भी आनंद मोहन जी की सक्रिय भूमिका थी। तो आनंद मोहन जी बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। तो आनंद मोहन जी जो कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से
जिस व्यक्ति का वह नाम ले रहे हैं, आनंद मोहन जी जिस व्यक्ति का नाम लेकर बोल रहे हैं, निश्चित रूप से वह व्यक्ति के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, वह व्यक्ति जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। चिराग पासवान। और वह व्यक्ति किसी का नहीं हो सकता। वह व्यक्ति एनडीए में रहकर एनडीए को कमजोर कर रहा है। ये तो एनडीए के नेताओं को सोचना होगा। यह तो हमारा मामला नहीं है, तो एनडीए का मामला है। आप देख लीजिए, इमामगंज में चिराग पासवान ने पूरा ताकत झोंक दिया कि कैसे देश के बड़े दलित नेता, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि कोई भी दलित नेता, जितने भी स्थापित दलित नेता हैं, चिराग पासवान की मंशा जो है हम लोग पूरी तरह से समझते हैं। जो अपने चाचा का नहीं हुआ, खास चाचा का नहीं हुआ, वो आदरणीय मांझी जी का क्या होगा और दूसरे दलित नेता का क्या होगा। इसलिए अब तो सवाल तो बनता है, प्रश्न तो बनता है, चिराग पासवान को जवाब देना चाहिए कि तुम पासवान का बड़ा नेता बनते हो, लीडर बनते हो, तो तुम क्यों नहीं गए इमामगंज प्रचार के लिए? कैसे जितेंद्र पासवान को 38-40 हजार वोट आ गया? ये तो जवाब देना होगा। हमारे दल के नेता थे सुनील पांडे जी, उनकी भी जो जीत हुई, बिरजू जी, हमारे पार्टी से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता को उम्मीदवार पैंचा लिया, उधार लिया। पैंचा लिए भाजपा ने। ये तो सुनील पांडे की जो जीत है वो हमारी भी जीत है, सुनील पांडे जी की व्यक्तिगत जीत है, और इमामगंज में भी आदरणीय जीतन राम मांझी जी की व्यक्तिगत जीत है। चिराग की भूमिका नहीं मानते? नहीं, निश्चित रूप से ये प्रश्न तो बनता ही है। आप जाके हम पार्टी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनसे जाके पूछ लीजिए, क्योंकि आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी जो बिहार में सरकार में मंत्री हैं और आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बड़े पुत्र हैं, वो दलितों के सबसे बड़े बिहार में युवा नेता के रूप में स्थापित हो गए। तो निश्चित रूप से ईर्ष्या की भावना से, द्वेष की भावना से, तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति अपने आप को दलितों का नेता बताता हुआ बिल्कुल दलित विरोधी है, उसका चाल चरित्र, चेहरा, रवैया, आचरण सब दलित विरोधी है। वह किसी का नहीं है। जिस व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं, वह व्यक्ति पासवान वोट आज भी किसी के साथ है। रामविलास पासवान की विचारधारा, रामविलास पासवान की नीति, रामविलास पासवान की दर्शन, रामविलास पासवान के असूल का कोई वाहक है, सच्चा वाहक है, तो वो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी है। चलिए, उपचुनाव के बाद सवाल इसलिए भी थे चूंकि इमामगंज में चिराग पासवान का सभा भी नहीं होता है। एनडीए में रहते हुए केंद्रीय मंत्री चुकी हैं वो, और ऐसे में एनडीए के तमाम धुरंधर पहुंचे, चिराग नहीं पहुंचे, पासवानों का वोट भी एनडीए को नहीं मिला। तो सवाल है कि भाई एनडीए में रहकर एनडीए कैंडिडेट के खिलाफ साजिश करना ये कहाँ से उचित है? और ये सवाल न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि पशुपति कुमार पारस के खड़े किए जा रहे हैं कि भाई पहचानिए कि ईमानदार कौन है एनडीए के प्रति, नरेंद्र मोदी के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।